नमस्कार दोस्तों, लर्न विथ आरजे में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं ऑडिटिंग यानी अंकेक्षण के फर्स्ट पेपर के एमसीक्यूज को। ये एमसीक्यूज हिंदी इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में हैं, लेकिन हिंदी में कहीं कहीं मुझे लगा कि ट्रांसलेशन इसका सही नहीं है। तो जहां भी आपको कन्फ्यूजन हो, इंग्लिश वर्जन को ज़रूर देखिएगा, कुछ शब्द सही तरीके से ट्रांसलेट नहीं है। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, लेखांकन चक्र में शामिल नहीं है रिकॉर्डिंग, निर्णय लेना, वर्गीकरण करना या इंटरप्रेट करना यानी निर्वचन करना। ठीक है। द अकाउंटिंग साइकिल डज नॉट इंक्लूड रिकॉर्डिंग, क्लासिफिकेशन, इंटरप्रेटिंग या डिसीजन मेकिंग। तो देखो, डिसीजन मेकिंग जो है ये कहीं भी अकाउंटिंग के प्रोसेस में नहीं आता है। बाकी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना, जर्नल में वर्गीकरण यानी लेजर बनाना, इंटरप्रेट करना यानी फाइनल अकाउंट बनाना और उसके बाद कैश फ्लो स्टेटमेंट, फंड फ्लो स्टेटमेंट वगैरह बनाना, ये सब इंटरप्रिटेशन में आता है। डिसीजन मेकिंग जो है ये एक मैनेजरियल फंक्शन है, ये अकाउंटिंग का फंक्शन नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक लेखांकन सिद्धांतों की विशेषता नहीं है। वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल। ये परिणाम पे आधारित होते हैं यानी रिजल्ट ओरिएंटेड होते हैं, वास्तविक होते हैं यानी फैक्चुअल होते हैं, प्रैक्टिकल होते हैं यानी व्यवहारिक होते हैं, या सारांश के रूप में होते हैं, समराइजिंग होते हैं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा कि लेखांकन सिद्धांत कभी भी समराइज तरीके से नहीं बताए गए होते हैं। बाकी वो फैक्चुअल भी होते हैं और व्यवहारिक भी होते हैं, रिजल्ट ओरिएंटेड भी होते हैं, लेकिन समराइज नहीं होते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी पृथक इकाई अवधारणा की विशेषता नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट। बिजनेस एंड ओनर आर ट्रीटेड एज सेपरेट एंटिटी, यानी व्यवसाय और मालिक को अलग अलग इकाई माना जाता है, ये बात तो सही है। पर्सनल अफेयर ऑफ द ओनर शुड नॉट बी कंसिडर्ड, मालिक के निजी मामलों पर विचार नहीं किया जाना चाहिए, ये भी बात सही है। बिजनेस शुड नॉट बी डिजॉल्व इन द नियर फ्यूचर, निकट भविष्य में कारोबार खत्म नहीं होना चाहिए, ये बात जो है पृथक इकाई की अवधारणा नहीं बताती है, ये सतत व्यवसाय की अवधारणा बताती है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी ही आपका गलत होना चाहिए। बाकी इस अवधारणा का पालन सभी प्रकार के व्यवसायों में किया जाता है, तो ये भी सही बात है, हर व्यवसाय में पृथक इकाई अवधारणा को यूज किया जाता है। तो यहाँ पे गलत बात कौन सी है, ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि ये एक अलग कॉन्सेप्ट है, सतत व्यवसाय की अवधारणा। अगला प्रश्न है, गोइंग कंसर्न को सर्वोत्तम रूप से परिभाषित किया जा सकता है। गोइंग कंसर्न कैन बी डिफाइंड बेस्ट एज, गोइंग कंसर्न को ही सतत व्यवसाय की अवधारणा भी कहते हैं। तो इसके बारे में कौन सी बात सही है, ये पूछ रहा है कि इसे कैसे डिफाइन किया जा सकता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा कि यह अवधारणा मानती है कि व्यवसाय लंबी अवधि तक चलेगा और निकट भविष्य में समाप्त नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मैचिंग कॉन्सेप्ट डज नॉट इंक्लूड वन ऑफ द फॉलोइंग, यानी मैचिंग कॉन्सेप्ट में निम्न में से एक शामिल नहीं होता है। क्या नहीं शामिल होता है, किसी विशेष अवधि का राजस्व यानी आमदनी उस अवधि के खर्चों से मेल खाना चाहिए, ये बात तो सही है। इस अवधारणा को विभिन्न लेखांकन अवधियों पर लागत के आवंटन की आवश्यकता थी, ये देखो यहाँ इंग्लिश में पढ़ो। दिस कॉन्सेप्ट आल्सो रिक्वायर्ड एलोकेशन ऑफ कॉस्ट ऑन द डिफरेंट अकाउंटिंग पीरियड, ये बात भी सही है कि जिस पीरियड का आपको इनकम लेना है उसी पीरियड का कॉस्ट भी आपको दिखाना है। इसके बाद थर्ड पॉइंट है कि रेवेन्यू शुड ओनली बी रिकॉर्डेड इफ देयर इज अ रीजनेबल सर्टेनिटी अबाउट इट्स रियलाइजेशन, ये मिलान की अवधारणा से रिलेटेड नहीं है, ये जो है रूढ़िवादिता की अवधारणा से है, कॉन्सेप्ट ऑफ कंजर्वेटिज्म से रिलेटेड है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बोध अवधारणा में निम्नलिखित में से एक शामिल नहीं है। द रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट, ये देखो ये बोध अवधारणा लिखा है, ये वसूली की अवधारणा होगा। ठीक है, रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट डज नॉट इंक्लूड वन ऑफ द फॉलोइंग फीचर। द कॉन्सेप्ट रिक्वायर्ड प्रॉपर केयर व्हेन कैलकुलेटिंग रेवेन्यू, यानी राजस्व की गणना करते समय उचित देखभाल की आवश्यकता होती है। इसके बाद है, अवधारणा इस बात पर जोर देती है कि राजस्व को तभी दर्ज किया जाना चाहिए जब वसूली के बारे में निश्चितता हो, ये बात भी सही है। यह अवधारणा उन समस्याओं का वर्णन करती है जो आय और व्यय की गणना में उत्पन्न हो सकती हैं, ये बात भी सही है। अवधारणा बताती है कि किसी विशेष अवधि के लिए आय और व्यय की तुलना उस अवधि के शुद्ध परिणाम दे सकती है।
ये मैचिंग कंसेप्ट से रिलेटेड बात है, इसलिए यही बात वसूली की अवधारणा में नहीं आएगी। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संगति परिपाटी के अनुसार लेखांकन सिद्धांत इस प्रकार होने चाहिए। अकॉर्डिंग टू द कंसिस्टेंसी कन्वेंशन अकाउंटिंग प्रिंसिपल शुड बी कंसिस्टेंट, वेरिएबल, फ्लेक्सिबल या फैक्चुअल। तो कंसिस्टेंसी कन्वेंशन यही बताता है कि आपको अकाउंटिंग के जो नियम हैं वो बार बार बदलने नहीं चाहिए, यानी कंसिस्टेंट आपको रहना चाहिए, सुसंगत रहना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रकटीकरण की अवधारणा की आवश्यकता है। यहाँ सम्मेलन दिया, ये अवधारणा है। द डिस्क्लोजर कन्वेंशन रिक्वायर्ड फुल डिस्क्लोजर ऑफ ऑल मटेरियल फैक्ट दैट कैन बी अफेक्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये बात सही है कि उन सभी भौतिक तथ्यों का पूर्ण प्रकटीकरण होना चाहिए जो वित्तीय विवरण को प्रभावित कर सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नकदी की श्रेणी में शामिल नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द कैटेगरी ऑफ कैश? बैंक डिपॉजिट, बैंक में जमा, चेक यानी चेक्स, पोस्ट डेटेड चेक यानी आगे की अवधि के लिए जो चेक दिया गया हो, पैसे का आदेश यानी मनी ऑर्डर। तो देखो बाकी तीनों चीज़ों को तो आप कैश इक्विवेलेंट मान लेते हैं, लेकिन पोस्ट डेटेड चेक को कैश इक्विवेलेंट नहीं माना जा सकता है, क्योंकि ये कभी भी कैंसिल हो सकता है या कभी भी बाउंस हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसे कैश इक्विवेलेंट नहीं माना जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, नियंत्रण उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए कंपनी द्वारा नकद बिक्री कब दर्ज की जानी चाहिए? व्हेन शुड द कैश सेल बी रिकॉर्डेड बाय द कंपनी टू अचीव द कंट्रोल ऑब्जेक्टिव? यानी बिक्री को, नकद बिक्री को कब रिकॉर्ड किया जाना चाहिए? जब ऑर्डर प्राप्त होता है? नहीं। इस बिंदु पर जब नकद बिक्री की जाती है, कुछ अवधि के बाद या साप्ताहिक? तो कुछ अवधि के बाद और साप्ताहिक का तो कोई मतलब ही नहीं है। ऑर्डर प्राप्त होने पे भी कैश सेल को रिकॉर्ड नहीं किया जाता है। जब माल की डिलीवरी दी जाती है तब बिक्री को रिकॉर्ड किया जाता है, यानी जिस समय पे, जिस बिंदु पे नकद बिक्री की जाती है, एट द पॉइंट ऑफ सेल्स आर मेड। ठीक है ना, इस बिंदु पे नकद बिक्री को रिकॉर्ड किया जाता है। अगला प्रश्न है, ऑडिटर कंडक्ट द ऑडिटिंग इन द अकॉर्डेंस विथ। लेखा परीक्षक निम्नलिखित के अनुसार लेखा परीक्षा करते हैं। इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड, लोकल प्रोनाउंसमेंट एंड लेजिस्लेशन, फाइनेंशियल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड या ऑल ऑफ द एबव। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। देखो कुछ तो इंटरनेशनल लेवल पे फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के स्टैंडर्ड बने हुए हैं, उनको भी फॉलो किया जाता है कंपनियों द्वारा। कुछ लोकल गवर्नमेंट या लोकल बॉडीज जो है नियम बनाती हैं, उसका भी पालन किया जाता है। और वित्तीय लेखांकन के जो मानक इंडिया में लागू हैं उसके अनुसार भी पालन किया जाता है। तीनों ही तरीके से लेखा परीक्षक तीनों चीज़ों को ही देखते हैं कि तीनों का पालन किया गया या नहीं किया गया। अगला प्रश्न है, लेखांकन एक आवश्यकता है जबकि ऑडिटिंग एक विलासिता है। यह बात किसके लिए सही है? अकाउंटिंग इज अ नेसेसिटी वेयर एज ऑडिटिंग इज अ लग्जरी, बट फॉर हुम? तो देखो छोटे व्यवसायियों के लिए ये विलासिता होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। जो बड़ी फर्म है उनके लिए तो ये आवश्यक है, क्योंकि उसमें गड़बड़ी होने की संभावना ज़्यादा होती है, बहुत सारे कर्मचारी काम करते हैं। लेकिन छोटे दुकानदार यदि ऑडिटिंग कराते हैं तो ये उनके लिए विलासिता है। अगला प्रश्न है, दो वार्षिक लेखा परीक्षाओं के बीच में किए गए लेखा परीक्षा को इस तरीके से जाना जाता है। ऑडिटिंग कंडक्टेड बिटवीन द टू एनुअल ऑडिट इज नोन एज। तो जो भी ऑडिट बीच में होता है उसे इंटरिम ऑडिट कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। यहाँ पे ऑप्शन आपको गलत दिया है, इसे कहेंगे अंतरिम अंकेक्षण। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, अंतरिम अंकेक्षण। अगला प्रश्न है, रोटेशन ऑफ द ऑडिटर हैज़ बीन मेड मैंडेटरी फॉर ऑल प्राइवेट कंपनी विथ पेड अप कैपिटल ऑफ 20 करोड़ और लेस, ऑल कंपनीज विथ पब्लिक डिपॉजिट ऑफ 50 करोड़ और लेस, बोथ ए एंड बी या नन ऑफ दीज। तो देखो रोटेशन ऑफ ऑडिटर इन तीनों ही केस में नहीं चाहिए। ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, अंकेक्षण किसके लिए अनिवार्य है? ऑडिटिंग इज कंपलसरी फॉर। तो कोई भी कंपनी है यदि ज्वाइंट स्टॉक कंपनी, तो उसके लिए ऑडिटिंग अनिवार्य है। साझेदारी फर्मों के लिए ये ऐच्छिक होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। इसके बाद अंकेक्षण एक विलासिता है, ऑडिटिंग इज लग्जरी फॉर स्मॉल शॉपकीपर। ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा, छोटे दुकानदारों के लिए। अगला प्रश्न है, अंकेक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? त्रुटियों का पता लगाना, डिटेक्शन ऑफ एरर
यह पता लगाना कि क्या लाभ हानि खाता और बैलेंस शीट सच्ची और निष्पक्ष स्थिति प्रकट करते हैं, ये हटा दो, निष्पक्ष स्थिति प्रकट करते हैं। धोखाधड़ी का पता लगाना या धोखाधड़ी और त्रुटियों का पता लगाना और उसकी रोकथाम करना। तो देखो, ऑडिटिंग का मेन ऑब्जेक्टिव तो यही होता है कि लाभ हानि खाता और बैलेंस शीट सही तरीके से बने हैं कि नहीं और सही चीज़ दिखा रहे हैं कि नहीं। मेन ऑब्जेक्टिव यही होता है। बाकी ये सब चीज़ें तो साइड बाय साइड पता चल जाती हैं, इन सबको सहायक उद्देश्य माना जाता है। अगला प्रश्न है, लेखा परीक्षा का मुख्य उद्देश्य यह देखना है कि द मेन पर्पज ऑफ ऑडिट इज टू सी वेदर। तो यहाँ पे भी वही होगा कि बैलेंस शीट निष्पक्ष दृश्य दिखाती हो और साथ ही लाभ हानि खाता सही परिणाम दिखाते हो, यानी ऑप्शन नंबर सी उपरोक्त सभी। पीएल अकाउंट और बैलेंस शीट ये दोनों चीज़ें सही बनी हैं कि नहीं, ऑडिट का मेन ऑब्जेक्टिव यही होता है कि इसे पता लगाया जाए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ऑडिट का द्वितीयक उद्देश्य नहीं है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट द सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट? डिटेक्शन ऑफ एरर ये है, टू फाइंड आउट वेदर पीएल अकाउंट एंड बैलेंस शीट शो ट्रू एंड फेयर स्टेट अफेयर्स, ये मेन ऑब्जेक्टिव है, ये नहीं होगा सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव में। डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड भी सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव है, और डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन ऑफ एरर्स एंड फ्रॉड ये भी सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव है, जबकि ऑप्शन नंबर बी प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है, इसलिए यही आपका सही हो जाएगा कि ये सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? एकल स्वामित्व का ऑडिट स्वैच्छिक है, यानी ऑडिट ऑफ द सोल प्रोप्राइटरशिप इज वॉलंटरी, ये बात सही है। साझेदारी फर्म का ऑडिट अनिवार्य है यदि टर्नओवर 1 करोड़ से अधिक है, और यदि पैसा है तो ऐसे केस में 50 लाख से अधिक टर्नओवर है। तीसरा है कि कंपनियों का ऑडिट अनिवार्य है, या फिर उपरोक्त सभी। तो देखो, ये तीनों ही बातें सत्य हैं, ठीक है। कंपनी के लिए तो ऑडिट कंपलसरी होता है, एकल स्वामित्व के लिए स्वैच्छिक होता है, और साझेदारी फर्म के लिए तब जरूरी होता है जब 1 करोड़ से ज़्यादा टर्नओवर नॉर्मल व्यवसाय में हो, या फिर 50 लाख से ज़्यादा टर्नओवर पैसे के केस में हो, प्रोफेशन के केस में। नहीं तो इससे कम वालों के लिए साझेदारी में भी ऑडिट ऐच्छिक होता है। अगला प्रश्न है, किसी संदिग्ध धोखाधड़ी का पता लगाने के लिए गहन जांच को क्या कहा जाता है? एन इन डेप्थ एग्जामिनेशन टू डिटेक्ट अ सस्पेक्टेड फ्रॉड इज टर्म्ड एज ऑडिटिंग, यानी अंकेक्षण, इन्वेस्टिगेशन यानी जांच, इंटरनल चेक यानी आंतरिक जांच, या इन डेप्थ एनालिसिस गहन विश्लेषण। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, इन डेप्थ एनालिसिस इसे कहेंगे, यहाँ पे ऑप्शन बी गलत दिया है, गहन विश्लेषण कहा जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अंतरिम लेखा परीक्षा संदर्भित करता है इंटरिम ऑडिट रेफर टू खातों की जांच लगातार करना, एग्जामिनेशन ऑफ अकाउंट कंटिन्यूसली, खातों की रुक रुक कर जांच करना, एग्जामिनेशन ऑफ अकाउंट इंटरमिटेंटली, ऑडिट किसी कंपनी के अंतरिम मुनाफे का पता लगाना और उसकी जांच करना, यानी ऑडिट वर्क टू फाइंड आउट द चेक इंटरिम प्रॉफिट ऑफ अ कंपनी, या वर्ष के अंत में बोनस के उद्देश्यों के लिए ऑडिट जारी करना, कैरिंग ऑन ऑडिट फॉर बोनस पर्पज एट द एंड ऑफ ईयर। तो इंटरिम ऑडिट का मतलब होता है कि साल के बीच में किसी समय ऑडिट करना, ताकि कंपनी के मुनाफे को पता लगाया जा सके या उसके हिसाब किताब को चेक किया जा सके। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। इसके बाद है, अंतिम अंकेक्षण का तात्पर्य है फाइनल ऑडिट इम्प्लाइज खातों का ऑडिट साल के समाप्ति पर किया जाना, ऑडिट ऑफ अकाउंट एट द एंड ऑफ द ईयर, यही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। अगला प्रश्न है, एक सतत अंकेक्षण विशेष रूप से आवश्यक है, और कंटिन्यूअस ऑडिट इज स्पेशली नीडेड फॉर एनी ट्रेडिंग कंसर्न, यानी किसी भी व्यापारिक संस्था के लिए, स्मॉलर कंसर्न यानी छोटी संस्था के लिए, बैंकिंग कंपनीज यानी बैंकिंग कंपनियों के लिए, या एनी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज कोई भी विनिर्माण कंपनी। तो देखो, कंटिन्यूअस ऑडिट बैंक में ज़रूरी होता है, क्योंकि रोज़ाना बहुत सारे ट्रांजैक्शन होते हैं, और इसलिए समय समय पे ऑडिट किया जाना जरूरी हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, संयुक्त अंकेक्षण का तात्पर्य है ज्वाइंट ऑडिट इम्प्लाइज ऑडिट ऑफ टू कंसर्न टुगेदर, यानी दो संस्थाओं का एक साथ ऑडिट, ऑडिट ऑफ ज्वाइंट स्टॉक कंपनीज संयुक्त स्टॉक कंपनियों का ऑडिट, ऑडिट ऑफ ज्वाइंट सेक्टर कंपनीज संयुक्त क्षेत्र की कंपनियों का ऑडिट,
या ऑडिट बाई 2 फर्म ऑफ सीए, यानी सीए की 2 फर्मों के द्वारा ऑडिट। तो यही आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा कि ऑडिट बाई 2 फर्म ऑफ सीए, यानी जब 2 चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्में एक साथ ऑडिट का काम करती हैं तो इसे हम ज्वाइंट ऑडिट या संयुक्त अंकेक्षण कहते हैं। अगला प्रश्न है, प्रबंध अंकेक्षण का मतलब क्या है? मैनेजमेंट ऑडिट मीन्स प्रबंध की ओर से किया गया ऑडिट, विभिन्न प्रबंधन क्रियाओं और कार्य का ऑडिट, सरकार की ओर से किया गया प्रबंधन को दंडित करने के लिए, या अनिवार्य लेखा परीक्षा। मैनेजमेंट ऑडिट यानी प्रबंधक अंकेक्षण का मतलब होता है प्रबंधकों की विभिन्न क्रियाओं और कार्यों का ऑडिट करना। ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। इवेल्युएटिंग द परफॉर्मेंस ऑफ वेरियस मैनेजमेंट प्रोसेस एंड फंक्शन। अगला प्रश्न है, माल के दुरुपयोग की जांच किसके द्वारा की जा सकती है? मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स में बी चेक्ड बाई, स्टॉक पर उचित पर्यवेक्षण के द्वारा, कर्मचारियों की जांच, कर्मचारियों को सजा, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखो, माल के दुरुपयोग की जांच के लिए स्टॉक पर उचित पर्यवेक्षण लगा दिया जाए, प्रॉपर सुपरविजन ऑफ द स्टॉक किया जाए, तो इसके माध्यम से माल के दुरुपयोग की जांच की जा सकती है। अगला प्रश्न है, विंडो ड्रेसिंग का क्या तात्पर्य है? व्हाट इज मीनिंग ऑफ विंडो ड्रेसिंग, या विंडो ड्रेसिंग इम्प्लाइज खर्चों में कटौती यानी कटेलमेंट ऑफ एक्सपेंसेज, बर्बादी की जांच करना, चेकिंग ऑफ वेस्टेज, परिसंपत्तियों का कम मूल्यांकन करना यानी अंडर वैल्यूएशन ऑफ एसेट, या परिसंपत्तियों का अधिक मूल्यांकन करना, ओवर वैल्यूएशन ऑफ एसेट। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। जो एसेट हैं बिजनेस की, यदि उसे बढ़ा चढ़ा कर उसके वैल्यू को दिखाया जाए और उसके माध्यम से अपने बैलेंस शीट को मजबूत बनाया जाए तो इसे कहा जाता है विंडो ड्रेसिंग, यानी दिखावा करना। ठीक है। अगला प्रश्न है, चूक की त्रुटि है, एरर ऑफ ओमिशन आर टेक्निकल एरर यानी तकनीकी त्रुटि, एरर ऑफ प्रिंसिपल यानी सैद्धांतिक त्रुटि, कंपनसेटिंग एरर यानी भरपाई करने वाली त्रुटि, या इनमें से कोई नहीं। तो देखो, एरर ऑफ ओमिशन जो है क्लर्कियल एरर या टेक्निकल एरर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। यदि क्लर्कियल एरर दिया होता तो उसी को सही करते, क्लर्कियल एरर नहीं दिया है तो टेक्निकल एरर इसे माना जा सकता है। अगला प्रश्न है, अ पर्सन क्वालिफाइड फॉर अपॉइंटमेंट एज अ कंपनी ऑडिटर इज, एक व्यक्ति कंपनी अंकेक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए योग्य हो सकता है जब वो ग्रेजुएट किया हुआ हो, वह एक कॉरपोरेट बॉडी से जुड़ा हुआ हो, कंपनी का कोई अधिकारी या कर्मचारी, या नन ऑफ देम। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही होगा, नन ऑफ देम। कोई ग्रेजुएट, किसी कॉरपोरेट निकाय का आदमी या कंपनी का कर्मचारी ऑडिटर नहीं हो सकता है। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट यानी सीए कभी भी ऑडिटर बन सकता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, आकस्मिक दायित्व है, कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी इज, व्यापार दायित्व यानी ट्रेड लाइबिलिटी, संभावित दायित्व यानी पॉसिबल लाइबिलिटी, बकाया देनदारी यानी आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी, या उपरोक्त में से कोई नहीं, नन ऑफ एबव। तो देखो, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही होगा। कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी एक ऐसी लाइबिलिटी होती है जिसको पहले से अनुमान नहीं लगाया जा सकता है, अचानक से ये दायित्व पैदा हो जाता है। ठीक है। तो संभावित दायित्व भी इसे नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि संभावना है तब तो आपको पता है आकस्मिक कहाँ हुआ। तो ये तीनों ही कैटेगरी में नहीं आएगा। अगला प्रश्न है, वित्तीय विवरणों में विज्ञापन के लिए भारी निवेश दिखाया जाएगा, ह्यूज इन्वेस्टमेंट ऑन एडवर्टीजमेंट सोन इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज रेवेन्यू एक्सपेंसेज राजस्व व्यय, कैपिटल एक्सपेंसेज यानी पूंजीगत व्यय, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंसेज यानी आस्थगित राजस्व व्यय, या नन ऑफ द एबव, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखो, एडवर्टीजमेंट वास्तव में एक तरीके का रेवेन्यू एक्सपेंसेज होता है, लेकिन जब भारी मात्रा में एडवर्टीजमेंट एक बार में कर दिया जाता है तो उसका अमाउंट बहुत ज़्यादा होता है और उसकी वजह से कंपनी का प्रॉफिट प्रभावित हो सकता है। अब उसे कैपिटल एक्सपेंडिचर तो माना नहीं जा सकता क्योंकि वो एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, तो उसे एक डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में कन्वर्ट कर दिया जाता है। ठीक है। यानी वो रेवेन्यू नेचर का ही रहता है लेकिन उसे डिफर कर दिया जाता है, यानी बहुत समय के लिए, आगे कई अवधि के लिए थोड़ा थोड़ा हिस्सा उसका खर्चे के रूप में दिखाया जाता है, तो इसे कहते हैं डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंसेज। अगला प्रश्न है, एक कंपनी के अंकेक्षक को यह देखना चाहिए कि लाभांश का भुगतान किया जाना चाहिए मूल्यह्रास वसूलने के बाद यानी आफ्टर चार्जिंग डेप्रिसिएशन, मूल्यह्रास चार्ज किए बिना विदाउट चार्जिंग डेप्रिसिएशन,
पूंजी के बाहर यानी आउट ऑफ द कैपिटल या उपरोक्त में से कोई नहीं, नन ऑफ एवं। तो देखो कभी भी डिविडेंड जो है डेप्रिसिएशन चार्ज होने के बाद ही बांटा जा सकता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसी कंपनी का पहला अंकेक्षक पद संभालेगा 1 वर्ष की अवधि के लिए, वैधानिक बैठक आयोजित होने तक, पहली वार्षिक आम बैठक के समापन तक, या जब तक कोई नया ऑडिटर नियुक्त नहीं हो जाता है तब तक। द फर्स्ट ऑडिटर ऑफ कंपनी विल होल्ड द ऑफिस फॉर पीरियड ऑफ 1 ईयर टिल होल्डिंग द स्टैट्यूटरी मीटिंग, टिल द कंक्लूजन ऑफ फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग, या टिल द न्यू ऑडिटर इज अपॉइंटेड। तो जब कोई नई कंपनी बनती है तो उसका ऑडिटर नियुक्त होता है फर्स्ट जनरल मीटिंग तक, एंड ऑफ द फर्स्ट जनरल मीटिंग तक। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, एक सरकारी कंपनी के अंकेक्षक की नियुक्ति किसके द्वारा की जा सकती है? अ गवर्नमेंट कंपनी ऑडिटर में बी अपॉइंटेड बाय द CAG, कैग, शेयर धारक यानी शेयर होल्डर्स, केंद्र सरकार यानी सेंट्रल गवर्नमेंट, या नन ऑफ द एबव, ऊपर में कोई नहीं। तो देखो गवर्नमेंट कंपनी के ऑडिटर की नियुक्ति कैग करता है, इसे महालेखा परीक्षक कहा जाता है, महालेखा परीक्षक। ठीक है, अगला प्रश्न है, एक कंपनी अंकेक्षक को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पहले हटाया जा सकता है, किसके द्वारा? अ कंपनी ऑडिटर कैन बी रिमूव्ड बिफोर एक्सपायरी ऑफ हिज टर्म बाई शेयर धारक यानी शेयर होल्डर्स, निदेशक मंडल यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, केंद्र सरकार यानी सेंट्रल गवर्नमेंट, या राज्य सरकार स्टेट गवर्नमेंट। तो देखो ऑडिटर कभी भी शेयर होल्डर के एजेंट के रूप में काम करता है और उसे शेयर होल्डर ही हटा सकते हैं कार्यकाल पूरा होने के पहले। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अंकेक्षक कर्तव्यनिष्ठ होना चाहिए। ऑडिटर शुड बी ड्यूटीफुल लाइक अ वॉच डॉग यानी एक निगरानी करने वाला कुत्ता, अ ब्लड हाउंड यानी एक शिकारी कुत्ता, एक जासूस यानी डिटेक्टिव, या एक बीमा करता है एन इंश्योरर। तो देखो ऑडिटर की तुलना एक वॉच डॉग से की जाती है, यानी एक निगरानी करने वाला कुत्ता की जिस तरीके से निगरानी करता है वैसे ही एक ऑडिटर जो है कंपनी के खातों की निगरानी करता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सामान्यतः एक अंकेक्षक होता है कंपनी का कर्मचारी, कंपनी का एजेंट, शेयर धारकों का एजेंट, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखो अंकेक्षक की पोजीशन जो है ये होती है कि वो शेयर धारकों का एजेंट होता है, शेयर धारकों की ओर से उसे नियुक्त किया जाता है और वो उसके एजेंट के रूप में काम करता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक अंकेक्षक को चार्टर्ड अकाउंटेंट अधिनियम 1949 के अंतर्गत उत्तरदायी ठहराया जा सकता है लापरवाही के लिए, आपराधिक अपराध के लिए, पेशेवर कदाचार के लिए, या अनुबंध के उल्लंघन के लिए। एन ऑडिटर कैन बी हेल्ड लाइबल अंडर द चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट 1949 फॉर नेग्लिजेंस, क्रिमिनल ऑफेंस, प्रोफेशनल मिसकंडक्ट, या ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो देखो चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट के अंतर्गत प्रोफेशनल मिसकंडक्ट कवर होता है। यदि कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रोफेशनली जो है मिसकंडक्ट करता है तो उसे इस एक्ट के अंतर्गत सज़ा दी जा सकती है, इस एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी ठहराया जा सकता है। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए उपयोगी रहा होगा। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से मिल जाए। गुड डे टू ऑल ऑफ यू।